ओके, तो अब हम रेवेन्यू की साइकिल को कंटिन्यू कर लेते हैं। सही है, रेवेन्यू की साइकिल को कंटिन्यू कर लेते हैं, जो रेवेन्यू का ऑडिट हमने शुरू किया था। अच्छा, क्या कल मैं आपको ये सिखा चुका था कि हाउ यू गाइज आर गोइंग टू वेरीफाई रेवेन्यू व्हेन दे आर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस? याद आ रहा है? क्योंकि वो जीएल में रिकॉर्डेड होगा, आपने सेलेक्ट किया था सेल्स रिपोर्ट से। देखो, एक बच्चे का कल मुझे मैसेज आया कि सर सेल्स रिपोर्ट में रिकॉर्ड हुआ हुआ तो है, तो मैं यही तो चेक करना चाह रहा हूँ कि सेल्स रिपोर्ट में सही हुआ हुआ भी है, नहीं हुआ हुआ, या होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए। इस बात को मानते हो? देखो, आपने सेल्स रिपोर्ट तो ले ली, पर आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा, आपने कॉन्ट्रैक्ट देख के असेस किया कि यार ये तो मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, इस पर एलोकेशन होनी चाहिए, तो जो चीज़ चली गई उसका रेवेन्यू आना चाहिए। और सेल्स रिपोर्ट के अंदर अगर कोई उससे ज़्यादा की चीज़ आ रही है तो डेफिनेटली आप उसको रिवर्स कराएंगे। एग्रीड? डन डन इंशाल्लाह उस्मान। चलें, ओके, अब आगे सुनते। पहले बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? आगे आज मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, क्या पता एग्जामिनर का दिमाग घूमे और वहीं अपनी इस वाली औकात तक पहुँच जाए। आए देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, आईएफआरएस 16 में। और मैं आपको ना 2-3 टिप्स भी सिखाऊंगा। वो टिप ये होगी कि यार कोई भी अनयूजुअल आ जाए तो आप प्रोसीजर बना पाएंगे। सही है जी, प्लीज सुनिएगा। आई फाइज 15 में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वो होता क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता यह है कि आज के दिन डे 1 पे आप सामने वाले को बोलते हो कि भाई मैं आपको ये प्रॉपर्टी बना के दूंगा, उसके लिए मैं आपसे 200 मिलियन लूंगा। 200 मिलियन, ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सही है जी। और फिर हम देखते हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो लेट से वो कह रहा है 80 मिलियन हो गई। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है कॉन्ट्रैक्ट का? 120 मिलियन। सही है। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये कॉस्ट और ये सेल्स और ये प्रॉफिट आप ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना इफ आप कंस्ट्रक्शन कस्टमर की कंट्रोल प्लेस पे कर रहे हैं, कस्टमर की कंट्रोल प्लेस पे कर रहे हैं, यानी वो इसके बेनिफिट साथ साथ लेता जा रहा है। यानी फॉर एग्जांपल आपने उसको बोला कि भाई सही है, मैं ज़मीन पे आपको बिल्डिंग बना के देता हूँ, तो ये लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसने बोला 3 साल लगेंगे, हमने बोला सही है भाई, 3 साल में बना देंगे आपको। अब आपने एक फ्लोर बना लिया, तो वो ये तो नहीं कह सकते ना मुझे मिला नहीं। आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक फ्लोर तक की सेटल हो चुकी है। क्या कहते हो, मानते हो भाई? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक फ्लोर तक की सेटल हो चुकी है ना, उसी की जगह पे तो बना रहे हो ना। अब ऐसे तो नहीं है बिल्डिंग हाथ में लेके घूम रहे हो, वहां जाके रख दी, ऐसा तो नहीं है। वो साथ के साथ वो बेनिफिट को लेते जा रहा है आपसे, ऐसा ही है। तो ये तो हो गई वो वाली बात कि आप साइमल्टेनियसली उसको सर्विसेज दे रहे हैं, वो साइमल्टेनियसली उसको रिसीव करता जा रहा है। यानी एक फ्लोर बन गया, फेयर इनफ यार, वो एक फ्लोर को तुम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर ऑलरेडी कर चुके हो। एग्रीड? ये बात है। अच्छा, अब आगे हमने ये कहा, अब इस केस में जब आपको रेवेन्यू वेरीफाई करना होगा तो आप क्या करेंगे? क्योंकि देखो नेचर ऑफ बिजनेस, तभी तो हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस लेनी होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस लेनी होती है। तो अब इसका बिजनेस तो ये है। अब मुझे बताओ, ये जो आपको सेल्स या रेवेन्यू रिपोर्ट देगा, अब ये मैं बड़ी टेक्निकल बातें करूंगा आज आपके साथ। आपको जो सेल्स या रेवेन्यू रिपोर्ट क्लाइंट की तरफ से मिलेगी, उसमें कुछ ऐसे दिख रही होंगी चीज़ें।
प्रोजेक्ट 1, डेटा चेंज हो जाएगा ना, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, और ये इसकी सेल्स बुक हुई हुई होगी, ऐसा है। और इन सब का टोटल किससे मैच हो रहा होगा? जनरल लेजर से। और जनरल लेजर से उठ के ये कहाँ जा रहा होगा मेरे बच्चों, जल्दी बताओ? एफएस में। यही सीन है, ऐसा ही है, जल्दी बताओ, ऐसा ही है। ओके, अच्छा अब आपने वही लिखना है जो पहले प्रोसीजर लिखे थे। सेल्स रिपोर्ट लेंगे, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे टोटल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, दैट्स इट, यही है, ऐसा ही है ना। फिर इसमें इस चीज़ में कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए वही कि आपके कॉन्ट्रैक्ट नंबर की सीक्वेंस देख लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर होते हैं ना, कभी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है तो कॉन्ट्रैक्ट का यूनिक नंबर होगा ना, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आने के लिए जाहिर सी बात है कुछ तो होगा ना, यहाँ पे जीडीएन तो नहीं बनता होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना बिल्डिंग का मतलब एक माला निकाल के, एक घर निकाल के उसको चिपका दी, ये ले अलग से ले ले, ऐसा तो नहीं है। जीडीएन तो नहीं बनता होगा यहाँ पे अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो आप बोलेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट नंबर से ट्रैक कर लेंगे कि क्या वो सीक्वेंस में आ रहे नहीं आ रहे, कोई मिसिंग है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि यार ये मसला है। एनीवेज, अब आपने ये देखना है कि आपने रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं फॉर एग्जांपल ईयर 1 के एंड पे आ गया। अच्छा, ये मैं डिटेलिंग इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि कुछ FAR 1 के बच्चे भी हैं जिन्होंने FAR 2 मतलब नहीं पढ़ा हुआ, तो उनको ये नहीं आइडिया होता, तो मैं इसलिए शुरू से करा रहा हूँ। ईयर 1 के एंड पे आए, 200 मिलियन था रेवेन्यू, सही है जी। हमने कहा कॉस्ट टू डेट कितनी लग चुकी है, हमने कहा 20 मिलियन लग चुकी है, सही है। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है सर? 60 मिलियन। सर 60 कैसे भाई, टोटल 80 थी ना, 20 अब तक लग चुकी है, आगे और कितनी लगेगी? 60 लगेगी। मुझे आप एक बात बताते हैं, आपका रेवेन्यू अभी भी कितना है, ये प्रॉफिट कितना है, सॉरी 120 मिलियन। फिर स्टैंडर्ड ये कहता है आप निकालें स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकलती है कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। मुझे बताते हो कितना आंसर आता है? 20 को डिवाइड कर दो 80 से, जल्दी बताओ। 25%। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सर मेरे पास ये प्रोजेक्ट 25% कंप्लीट हो चुका है। मानते हो 25% कंप्लीट हो चुका है। तो आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप पूरे 3, अच्छा ये तो मानते हो ना, ये जो रेवेन्यू है ये पूरे 3 साल के प्रोजेक्ट का है, तो इसमें से मैं आज कितना रिकॉर्ड करूं सर? इसमें से मैं आज रिकॉर्ड करूंगा 25%, क्योंकि 25% तक की मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल कर चुका हूं। तो मैंने क्या किया होगा? रेवेन्यू बुक किया होगा। कितने का जी? 50 मिलियन का। और ये ऐसा निकाला आपने 200 मिलियन का 25%। अच्छा, क्या यही आपकी ऊपर रेवेन्यू रिपोर्ट में आना चाहिए? तो ये मैंने आपको एक सॉर्ट ऑफ नया तरीका सिखाया कि भाई ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला, अगेन क्या अभी हमने प्रोसीजर सीखे या मैकेनिज्म सीखा है? जल्दी बताओ, क्या प्रोसीजर सीखे, मैकेनिज्म सीखा है? सर मैकेनिज्म सीखा है, प्रोसीजर नहीं सीखे, ऐसा ही है। चलें मैकेनिज्म, अब आते हैं प्रोसीजर्स पे। आपको ये वेरीफाई करना है ना कि ये 50 मिलियन का रेवेन्यू जो प्रोजेक्ट 1 में आ रहा है क्या वो सही है या नहीं है, ऐसा ही है। तो आप करेंगे ये, आप बोलेंगे सेलेक्ट अ सैंपल
ऑफ एग्रीमेंट्स। अच्छा, सैंपल इसलिए क्योंकि आप हर चीज़ चेक नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले चेक करना ओवर टाइम है या पॉइंट इन टाइम है, वो तो कर चुका ना बेटा मैं, वो तो मैं कर चुका ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ ओवर टाइम है, वो तो मैं कर चुका ना। ये क्या बताया मैंने यहाँ पे, यही तो है। अच्छा, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ एग्रीमेंट, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ एग्रीमेंट्स एंड इंस्पेक्ट द टोटल contract price and terms to assess total sales value and determine point in time और आपने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट लूँगा, एग्रीमेंट लूँगा, उसमें क्या कंडीशंस, टर्म्स वगैरह लिखी हुई होंगी कि हमारी जगह पे आप बनाएंगे। तो अगर आप उनकी जगह पे बना दें तो आपको ये भी बात तो समझ आ रही है ना कि भाई फिर आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप जो है ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा है। और ये सेल्स प्राइस आपकी वेरीफाई हो गई, सेल्स वैल्यू वेरीफाई हो गई, दो चीज़ें वेरीफाई हो गई कि ओवर टाइम करना है और सेल्स वैल्यू वेरीफाई हो गई। जल्दी बताओ, ऐसा है? जल्दी से। वेरी गुड। ये कहाँ से पता लगा मुझे, ये कहाँ से पता लगा मुझे, जल्दी से बताओ, ये कहाँ से पता लगा? एग्रीमेंट से। वेरी गुड। आए जी दूसरा हिसाब किताब, सेकंड प्रोसीजर। सेकंड प्रोसीजर में देखो, अब आपने ना ये 25% को वेरीफाई करना है ना। क्या इसमें सेल्स वेरीफाई हो चुकी है? एक पैरामीटर वेरीफाई हो चुका है, एक पैरामीटर वेरीफाई हो चुका है, ऐसा ही है। अब मुझे ये निकालनी है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अच्छा, क्या ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कहीं लिखी हुई होगी? हाँ जी, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कहीं लिखी हुई होगी? जल्दी बताओ सोच के, जल्दी बताओ, लिखी हुई होगी? कॉन्ट्रैक्ट में, हदीद कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कहीं नहीं लिखी होगी। ये तो मेरा इंटरनल डॉक्यूमेंट है ना बाबू, ये तो मेरा इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये तो मेरी इंटरनल है। उसको थोड़ी ना बताऊंगा मैं कितने में बना रहा हूँ, कितनी कॉस्ट लग रही है मेरी, एस्टिमेटेड है। यस। तो अब हम बोलेंगे assess the reasonableness of the total estimated cost। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल कहना। आप देखें अब हम क्या कह रहे हैं, मैं असेस करूंगा रीजनेबलनेस, ये लिख दिया मैंने, इसको हाईलाइट कर रहा हूं। असेस करूंगा रीजनेबलनेस ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट विथ similar projects completed inspecting quotation of vendors etc। हाँ वेरी गुड। मुझे बताओ, क्या मैं टोटल एस्टिमेट कॉस्ट को रीजनेबली एस्टिमेट कर सकता हूँ? भाई उसके बाद पूरी वर्किंग बनी होगी ना, उसकी वर्किंग लोगे, वो बोलेगा भाई इतने का इसमें लोहा लगेगा, इसमें ये सरिये आएंगे, ये सीमेंट की कॉस्ट होगी, ये सारी चीज़ें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्लीज़ सुनिएगा। हाँ, एंगेज एक्सपर्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को असेस कर रहे हैं कि क्या उसने वो सही प्रिज्यूम की है, नहीं की है। अच्छा, वो रिकॉर्ड नहीं हुई होगी अभी तक, मैं फिर बता दूं, ये जो है ना, ये जो 80 मिलियन है, ये वाली, ये अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई, ये अंदाजा है कि इतने पैसे लगेंगे, ऐसा है। हसान कह रहे हैं कंपेयर विद इंडस्ट्री, नो, वेरी रॉन्ग।
इंडस्ट्री ने किसी एक प्रोजेक्ट में, किसी कंपनी में कितने पैसे लगाए, ये तुम्हें कैसे पता लगेगा? हाँ जी जल्दी बताओ, तुम्हें पता लगेगा? तो हसन मैं इंडस्ट्री से कैसे कंपेयर कर सकता हूं? मुझे तो नहीं पता उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो वो तो नहीं हो सकता। ओके आगे, अब मुझे एक बात बताओ, जब वो आपको पूरा हिसाब किताब कॉस्ट शीट बना के देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं किसी को टेंडर करता हूं, मैं किसी को बोलता हूं कि यार मैं इतने पैसे आपसे चार्ज करूंगा, तो उसके पीछे कॉस्टिंग होती है ना पूरी, जल्दी बताओ। तो अगर अगर उसके अंदर उसने कहा हुआ है कि मैं रेती, बजरी, ये वो XYZ चीज़ें यूज़ करूंगा और इतनी क्वांटिटी में, इतनी मिकदार में यूज़ करूंगा, तो मैं देख लूंगा यार बराबर वाले प्रोजेक्ट में कितनी मिकदार में यूज़ हुआ था, प्राइसिंग के सप्लायर की कोटेशन देख लूंगा, इसके सप्लायर की, मेरे जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसके सप्लायर की क्या कोटेशंस देख लूंगा? सर बिल्कुल देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा कोटेशंस। ऐसा है? जल्दी बताओ, बात समझ आती है? अच्छा फिर आपने कहा चलो सही है, आपने रीजनेबलनेस पे काम कर लिया, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की। अब क्या ये वाली कॉस्ट जो है आपकी, क्या ये एक्चुअल टू डेट है? क्या ये एक्चुअल टू डेट है मेरे बच्चों? हाँ, ये एक्चुअल टू डेट है। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं यहां पे लिख दूं सेलेक्ट a sample of expenditures and vouch them to supporting documents। मैंने कहा मैं जो ये खर्चे हुए हैं इसमें रेती, बजरी, मजदूरों की सैलरी सब आ रही होगी, सब मैं वाउचिंग कर सकता हूँ, एविडेंस मिल जाएगा। जल्दी बताओ, वाउचिंग कर सकता हूँ, एविडेंस मिल जाएगा। तो टोटल में क्यों नहीं वाउचिंग की? टोटल में क्यों नहीं वाउचिंग की? ऊपर सर वो एस्टिमेट था, तो उसको वेरीफाई करने के अलग तरीके थे। ऐसा ही है। वेरी गुड, आगे सुने। हमने कहा ये भी डन हो गया। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक तो वो हो गया ना, ओवरहेड्स भी तो एलोकेट हो सकते हैं ना, ओवरहेड्स। हाँ जी जल्दी बताओ, तो वो भी तो कॉस्ट टू डेट में आएगा ना कि इस प्रोजेक्ट पे इतना लगा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है ना। तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या मैं असेस कर लूंगा रीजनेबलनेस ऑफ द बेसिस फॉर एलोकेशन? भाई सीधी सी बात है, अगर वो कह रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन का इतना परसेंट में इस कॉन्ट्रैक्ट को, अच्छा बताऊं यहाँ पे लोग करते क्या हैं, गेम क्या करते हैं, किसी जगह पे अगर मुझे रेवेन्यू ज़्यादा करना हुआ तो ये परसेंटेज ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा है? जल्दी बताओ, परसेंटेज ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेगा, बोलेगा मैंने इसको एलोकेट ज़्यादा कर दिया। भाईजान आप पहले ये बोलेंगे उसको, मैं आपको, अब मैं प्रैक्टिकलिटी सिखा रहा हूँ आपको, आप उसको ये बोलेंगे भाई मुझे ये बताओ आपकी एलोकेशन की बेसिस क्या है, किस बेसिस के ऊपर आप इस पे जो भी डेप्रिसिएशन आता है एलोकेट करते हैं। तो बेसिस रीजनेबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, दैट बेसिस शुड बी रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट। रिकैलकुलेट तो करेंगे, पर रिकैलकुलेट पहले करेंगे या बाद में करेंगे? रीजनेबलनेस को देख के देखो, पहले तो बेसिस देख लो ना, बेसिस देख लो। अच्छा अगर आपको आपको ये कॉस्टिंग में पता होगा कि अगर आपको ऑल टुगेदर समझने की बात है, अगर आपको ऑल टुगेदर पता लगे कि वो जो एलोकेशन करते हैं वो मैन आवर्स वर्क पे करते हैं, यानी जिस, प्लीज सुनना, जिस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा घंटे लगे हैं उस पर ज़्यादा एलोकेशन होगी। फेयर इनफ? फेयर इनफ? बिल्कुल है, तो वो तो बता दिया ना हमने। अच्छा फेयर इनफ, आगे ये हमने बोला पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी है, सही जी, या यूं कहते हैं, या आप मुझे बताना, या आप मुझे बताएंगे इक्विपमेंट यूज इन अदर प्रोजेक्ट, उसकी डेप्रिसिएशन एलोकेट की है यहां पे। हाँ भाई, उसकी डेप्रिसिएशन एलोकेट की है यहां पे। उसने बोला कि यार हमने जो दूसरी जगह हमने बुलडोजर वगैरह मंगवाए थे उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ एलोकेट कर दी है, फेयर नहीं हुआ ना। तो आप बोलोगे भाईजान हेलो एक्सक्यूज मी, इसको हटाओ, ये क्या किया, ये तो नहीं है, नॉट फेयर। तो आपने देखना होता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है या नहीं है, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के साथ साथ बेसिस सही है या नहीं है। तो एक तो हो गया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के बाद आपने बेसिस भी देखनी होती है। पहले बताओ बात समझ आती है? बेसिस देखनी है कि किस बुनियाद पे जो जो वेरिएबल यूज हो रहा है एलोकेशन के लिए वो सही है या नहीं है। अच्छा, अगर ऊपर हम कहते हैं कि चलो सही है, मान लिया, हम वो डेप्रिसिएशन या एलोकेट कर रहे हैं या जो होना चाहिए, पर जो उसके बेसिस हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, क्या ये बेसिस रीजनेबल है, मतलब सेंस बनाते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी किस जगह पे लगी? नहीं भाई, ये बेसिस सही नहीं है, बेसिस सही नहीं है, तो बुनियाद जो है एलोकेशन की वो गलत है। तो आपने रीजनेबलनेस ऑफ द बेसिस को भी देखना है। तो पहले बताओ कहानी समझ आती है कि मैं कहां से लिंक करना चाह रहा हूं उसको? तो आपने ओवरहेड्स देख लिया। अच्छा, फिर होल्ड ऑन, ये तो इसके ऊपर की बात बताता हूं। असेस रीजनेबलनेस ऑफ द बेसिस फॉर एलोकेशन तो हो गया, दूसरा उससे ऊपर की भी चीज, मैं बच्चों का रिव्यू कर रहा था ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, इमार, बेसिकली इमार मेरा क्लाइंट है। तो सुनना मेरी बात, इमार का जब मैं रिव्यू कर रहा था तो बच्चे आए मेरे पास, उसने बोला सर देखें हमने जो है ना ये कॉस्ट टू डेट को वेरीफाई किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा बता दो कैसे किया हुआ है। उसने कहा कि सर देखें, एक तो एक्चुअल कॉस्ट लगी, रॉ मटेरियल, बजरी वजरी, ये तो मैंने वाउच कर लिया। मैंने कहा ये तो मैं पूछ भी नहीं रहा, इसको हटा दो। मेरा रिस्क वहां पे था। इनहेरेंट रिस्क कहाँ पे होता है? एस्टिमेट्स में होता है। इनहेरेंट रिस्क होता है एस्टिमेट्स में, जल्दी बताओ। यस, आप इसको चेंज कर सकते हैं ना। वेरी गुड, आगे सुने। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में यहाँ पे एस्टिमेट्स के अंदर, तुमसे पूछता हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी में यहाँ पे एस्टिमेट्स के अंदर क्या इनहेरेंट रिस्क छुपा हुआ है? बिल्कुल छुपा हुआ है। हम तो आपको पता है अंडरस्टैंडिंग लेके ही ऑडिट करते हैं। आगे मैंने कहा ओवरहेड्स पे क्या काम किया? उसने बोला कि सर ओवरहेड्स की हमने बेसिस देख ली कि क्या वो रीजनेबल बेसिस पे एलोकेट हो रहा है नहीं हो रहा। उसने बोला, मैंने कहा क्या रीजनेबल बेसिस है? उसने बोला मैन आवर्स वर्क। मैंने कहा वेरी गुड यार, मैन आवर्स वर्क। तो मैंने कहा तुमने एलोकेशन देख के खत्म कर दी कहानी? प्लीज सुनना, मैंने कहा तुमने एलोकेशन देख के खत्म कर दी कहानी? तो उसने कहा कि हाँ सर हमने एलोकेशन देख के खत्म कर दी कहानी। मैंने कहा यहाँ पे रुक जाओ, जिस चीज को एलोकेट किया है, जिस चीज को एलोकेट किया, नहीं इलेक्ट्रिसिटी को एलोकेट किया है, डेप्रिसिएशन को एलोकेट किया है, वो वेरीफाई किया है? उसने बोला सर मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा मैं फिर से पूछ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन की एक फिगर होगी ना जो मैन आवर्स, टोटल मैन आवर्स से डिवाइड होकर मल्टीप्लाई बाय रेलेवेंट मैन आवर्स से मल्टीप्लाई हुई होगी। ऐसा है? जल्दी बताओ, ऐसा है? जल्दी बताओ, ऐसा है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि भाईजान आप तो ये मिस कर गए, आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय टोटल मैन आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेलेवेंट आवर्स। मैं कह रहा हूं आपने ये आवर्स तो टाइम इन टाइम आउट से देख लिए, ये कौन वेरीफाई करेगा मेरा भाई? ये डेप्रिसिएशन कौन वेरीफाई करेगा? प्लीज सुनिएगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये वेरीफाई किया है तुमने? बोला नहीं सर ये वेरीफाई नहीं किया। मैंने कहा जाओ, जो बच्चा पीपी कर रहा है ना उसको बोलो ये तुम्हें बताए फिगर कि क्या ये डेप्रिसिएशन की फिगर सही आ रही है नहीं आ रही है। पहले तो बात समझ आती है? बात समझ आती है? यस। तो पहले बात समझे, तो ओवरहेड को भी तो वेरीफाई करें। देखें, एक दो अलग चीज़ हैं जो बच्चे नहीं समझते। ओवरहेड्स का होना अलग बात है, उसका एलोकेट होना अलग बात है। पहले तो ये तो देख लो ओवरहेड सही है या नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, तुमने बेसिस पे इतनी मेहनत की, ओवरहेड की अमाउंट ही गलत तो क्या मतलब सही होगा आगे? तुमसे पूछता हूं, ओवरहेड की अमाउंट ही गलत कर दो तो आगे सही होगा? सवाल है, नहीं होगा ना।
तो पहले बताओ मेरे बच्चों, लॉजिकली बात समझ आती है? यस, बात समझ आती है। तो ये भी आपको आई डोंट बिलीव के बुक में कहीं लिखे हुए दिखेंगे किसी भी, तो ये भी अगर हम मतलब ऑब्वियसली सोचना चाहें, समझना चाहें, तो हम ये लिख सकते हैं। क्लैरिटी है बच्चों? सर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में तो एग्रीमेंट नहीं होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वगैरह सब होगा, तो सैंपल ऑफ एग्रीमेंट्स क्यों? अच्छा भाई, ये कह रहे हैं, सुनिएगा, सिद्दीक कह रहे हैं कि सर प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में तो एग्रीमेंट नहीं होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वगैरह सब होगा, तो सैंपल ऑफ एग्रीमेंट्स क्यों? मैं तुम्हारी बात ही नहीं समझा। देखो सिद्दीक, आप सारे एग्रीमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो। अगर मेरे 500 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 500 एग्रीमेंट्स देखोगे? हाँ जी, सर प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में तो एक एग्रीमेंट होगा ना, है? प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में एक एग्रीमेंट होगा। अगर मैंने आपसे 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 बहरिया में अगर मैं कंस्ट्रक्टर हूं और मैंने 400 लोगों के घर बनाने, तो क्या एक एग्रीमेंट होगा उसका? सवाल है सिद्दीक, आप लिख रहे हैं एक एग्रीमेंट होगा, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल कि मैं सिंगल एग्रीमेंट में सारी चीजें कर लूं? समझ आ रही है? गलत है ना? कहा कह रहे हैं यहां पर एस्टिमेट्स के प्रोसीजर लिख सकते हैं। सर नहीं सर, एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में एक, हाँ तो यार जानिए, एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में तो एक ही होगा ना यार, वो तो ऑब्वियस ही बात है। सही है, वो तो एक एग्रीमेंट के अगेंस्ट में तो एक ही होगा ना, वो तो जाहिर सी बात है। सही है, वो तो एक ही होगा ना, उस पर क्यों सैंपल लिखूंगा? ओवरहेड्स अप्रूव होते हैं? देखो भाई, फिर वही आ गया ना भाई, ओवरहेड्स तो कोई चीज है ना, डेप्रिसिएशन, क्या ये अप्रूव्ड होगा या कैलकुलेट हुआ होगा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, बिल से वेरीफाई करना ना वहां पे जाके, पीपी से आ रहा होगा ना, और इलेक्ट्रिसिटी आप अलग से एक्सपेंसेस में देख लेंगे। सही है। अच्छा बेसिकली अभी मैं FAR 2 में बच्चों को करा भी रहा हूँ, ये आपको मुस्तफ़ा भी बताएगा और बाकी बच्चे भी। मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मैं भी बोलता हूँ ताहा, तो मैं भी बताता हूँ, 1 मिनट पहले मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें कि मुस्तफ़ा को भी बताएगा तुम्हें। अभी हम कर रहे हैं FAR 2 में हम बनाते हैं PNL बाय फंक्शन। PNL बाय फंक्शन का मतलब है कि भाई जितनी भी एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आने चाहिए वहां चार्ज करो। तो यहाँ पे जो मैं एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ही रहेगा, पर वो COGS में चार्ज हो जाएगा एलोकेट होके। सही है। अब एस्टिमेट्स के प्रोसीजर, अच्छा आप मुझे ज़रा बताते हैं कि क्या बोलते हैं ताहा, कौन से एस्टिमेट्स के प्रोसीजर यहाँ पे आप लिखेंगे? मैं सबसे समझना चाह रहा हूँ तुमसे, जल्दी बताओ। मैं कौन से एस्टिमेट्स के प्रोसीजर यहाँ पे लिखूंगा? मैं सिर्फ एक बात समझना चाह रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो मुझे, जल्दी बताओ कौन से एस्टिमेट्स के प्रोसीजर? जो आपने मुझे लिखा कि मैं एस्टिमेट्स के प्रोसीजर लिखूंगा, तो कौन से? जैसे फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर, मेरी जान, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं कि फर्दर एस्टिमेट कॉस्ट इज एन एस्टिमेट, पर मैंने उस पर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने में वो पूछ रहा हूं तुमसे। एस्टिमेट तो है, पर मैंने लिख दिया ना ऊपर कि आप कैसे वेरीफाई करेंगे उसको। कॉस्ट विद द सिमिलर प्रोजेक्ट, इंस्पेक्टिंग कोटेशंस ऑफ वेंडर एक्सेट्रा, और बाद में सब्सिक्वेंट कितना खर्चा हुआ ये भी देख सकते हो। सब्सिक्वेंट एक्चुअल एक्सपेंडिचर ये देख सकते हो, आपके सब्सिक्वेंटली एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑन अमाउंट ऑफ एस्टिमेट, अगेन फिर आप जेनरिक बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिखा रहा हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ भाईजान, इधर पहले सारी बातें साइड में फेंक दो आप लोग, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिखा रहा हूँ। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है? नहीं है ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो ये नहीं टेस्ट ऑफ डिटेल है ना। तुम हर चीज को हर चीज से नहीं मिलाते कभी भी। मैं ऑडिट में इसलिए तुम्हें बड़ा स्पेसिफिक लेके चल रहा हूँ। एस्टिमेट के कौन से ये है ना, ये लिखे हुए मैंने तुम्हारे सामने, इसमें इससे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है ताहा? इससे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है? यही है ना, क्लियर है? परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल अमाउंट ऑफ एस्टिमेट तो कुछ भी नहीं होता ना। मतलब आप कह रहे हो मैं कंट्रोल पे, कंट्रोल में तुमसे पूछूं पे तुम वहां नहीं बता पाओगे कंट्रोल्स क्या होंगे एस्टिमेट के ऊपर। हाँ पे तुम ये बोलोगे कि क्वालिफाइड बंदा बना रहा हो,
वो सारी चीज़ें। अच्छा भाई मास कह रहे हैं सर असर्शन कौन कौन सी वेरीफाई हो रही हैं? अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे बताओ क्या इसमें मेरी वैल्यूएशन की या स्लैश एक्यूरेसी की और अकरेंस की दोनों की असर्शन वेरीफाई हो रही है? अकरेंस कैसे हो रही है? मुझे ये नहीं समझ आ रही बात, अकरेंस कैसे हो रही है? हाँ जी, अकरेंस कैसे हो रही है जानी? ये 25% जो निकाला है एक्सपेंस कॉस्ट इंचसी रेवेन्यू वेरीफाई कर रहा है, उसके लिए सारे पैरामीटर्स हैं। एक्चुअल कॉस्ट नहीं ना, गलत। रेवेन्यू आप कमा चुके हैं ये एक अकरेंस है, रेवेन्यू आप कमा चुके हैं ये एक अकरेंस है। सही है, बात समझ आती है? ओके तो पहले बताओ यहां तक की किस्सा कहानी क्लियर है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। अब ये देखो, ये रहा, ये लिखे हुए मैंने तुम्हें क्या बहुत डिटेल करा दिया। ये देखिएगा, ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट टू असेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इवैल्यूएट रीजनेबलनेस ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बाय रिव्यूइंग पास्ट ट्रेंड ऑफ द सिमिलर प्रोजेक्ट, मैंने इससे ज़्यादा बता दिया। ऑन सैम्पल बेसिस वाउच कॉस्ट इंकर्ड टू डेट, ensure reasonableness of the overheads allocated to the contract, recalculate any allocation of overhead to contract, recalculate stage of completion, recalculate revenue recognized based on the stage of completion। देखो recalculation सबसे आखिर में लिखी है मैंने, क्यों? क्योंकि सर जब तक पैरामीटर वेरीफाई नहीं करूंगा तब तक मैं रेवेन्यू रिकैलकुलेट नहीं कर सकता। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बताओ बात समझ आती है? हाँ जी बच्चों, क्लैरिटी है? वेरी गुड। चलें अब हम आते हैं, एक और कर लेते हैं अक्रूवल्स, मतलब वेरी इजी, इसको ख़त्म करते हैं फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। सही है? अच्छा भाई, अक्रूवल्स मुझे बताओ, क्या आपका अगर ईयर एंड आ गया और ईयर एंड 31 दिसंबर 2024 है, तो आप ये कहते हैं ना कि आपके जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में रिकॉर्ड हो। हाँ बिल्कुल, मैं देता हूँ ये वाला पीडीएफ। हाँ जी बताओ, जिस साल का एक्सपेंस है उसी में रिकॉर्ड हो, यही वाला मकसद है ना आपका? आ जाएं, तो क्या हम ये कह सकते हैं अक्रूवल हो सकता है रिलेटेड टू लॉयर ऑन बोर्ड? यानी फॉर एग्जाम्पल लॉयर ने आपसे मंथली रिटेनरशिप फी बांधी हुई है, मंथली रिटेनरशिप फी बांधी हुई है आपसे, प्लीज सुनिएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर 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 फॉर एग्जाम्पल आपने 2 मंथ्स का अक्रूवल बुक किया हुआ है, आप क्वार्टरली इसको पे करते हैं, क्वार्टरली पे करते हैं उसको, तो आपने 2 मंथ्स का अक्रूवल बुक किया हुआ है नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर एंड दिसंबर। सही जी, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 2 मंथ्स का अक्रूवल बुक किया आपने नवंबर एंड दिसंबर। अच्छा, वो आप क्योंकि जैसी बात है क्वार्टरली आपका हिसाब किताब है, तो आप मुझे बताते हैं कि लॉयर से आपका क्वार्टर फिर आपने पेमेंट कब करनी होगी? हाँ जी, लॉयर को आपको पेमेंट कब करनी पड़ेगी, जल्दी बताओ। नवंबर दिसंबर का अक्रूवल बुक हो चुका है 31 जनवरी को, ऐसा ही है, 31 जनवरी को आपने पेमेंट करनी होगी। अच्छा, 31 जनवरी को लॉयर की इनवॉइस भी आ जाएगी आपके पास। तो जो लॉयर आपको इनवॉइस करेगा वो कितने महीनों की करेगा? लॉयर आपको इनवॉइस करेगा कितने महीनों की? 3 महीनों की। वेरी गुड, 3 महीनों की इनवॉइस करेगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से हमने बातों बातों में एक प्रोसीजर बना दिया। क्या हम ये कह सकते हैं कि वी कैन चेक, ये लिखा हुआ है बुक में, हाँ, वी कैन चेक दी रीजनेबलनेस ऑफ द अक्रूवल, यानी मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि अक्रूवल सही बुक हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, बाय इंस्पेक्टिंग सब्सिक्वेंट इनवॉइसेस।
एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से कि मैंने सब्सिक्वेंट इनवॉइस देखी, वो 3 महीने की आ रही है, 2 महीने की मैं ऑलरेडी बुक करके बैठा हुआ था, तो अगर 1 महीने का खर्चा 30,000 रुपए, तो 2 महीने का कितना हो गया जल्दी बताओ, 2 महीने का कितना हो गया 60,000 रुपए, 60,000 का अक्रूवल बुक किया हुआ होगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन में इनवॉइस कितने की आनी चाहिए भाई, आपकी एक्सपेक्टेशन में इनवॉइस कितने की आनी चाहिए, 90,000 की। तो क्या उसका अक्रूवल उस रिपोर्टिंग डेट पे बिल्कुल सही है, मानते हो? ये हो गया आपका रीजनेबलनेस ऑफ द अक्रूवल्स, ऐसा है। तो ये पहली चीज आ गई। अच्छा फिर आप अच्छा ये टेक्निकली जो भी मैंने बात की आपसे, क्या ये वैल्यूएशन की असर्शन को केटर करती है? एग्जिस्टेंस एज वेल, ऐसा है कि वाकई में अक्रूवल एग्जिस्ट करता था, सही है, लायबिलिटी होती है ना, कि लायबिलिटी क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। अच्छा अब आगे जाके एक स्टेप आगे अक्रूवल मतलब पेबल, बिल्कुल ऐसा ही बेटा, मैंने अभी बताया ना। दूसरा सर, दूसरा क्या इसका अक्रूवल हो सकता है? सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कंपनी अगले महीने की 3, 4 या 5 तारीख को पे करती हो, ऐसा ही है ना, पर रिकॉर्ड तो इसी साल करना है, ऐसा है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई हो और वो साल के आखिर में पे करती हो, तो क्या इसका अक्रूवल होना लाजमी है? कि अगर पूरे साल का प्रीमियम 1,20,000 है, यस, लाजमी है ना अक्रूवल। तो अच्छा अब होल्ड ऑन, अब यहां पे अब एक चीज है, यहां पे एग्जांपल है समझने की। मुझे अक्रूवल की कंप्लीटनेस भी तो देखनी है कि क्या सारे अक्रूवल बुक हो गए या नहीं हुए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं भी यहाँ पे इस्लामाबाद में एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, सही है जी। मैंने क्या देखा आपको बताता हूँ री स्टेटमेंट कैसे पकड़ी मैंने क्या देखा कि 31 दिसंबर 2023 था ईयर एंड, सही है, मतलब लास्ट ईयर हो गया ये। मैं हूँ 31 दिसंबर 2024 का ऑडिट करने आया हुआ हूँ। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आ रहा था लॉयर फी एक्सपेंस फॉर द ईयर 2023। ये कहाँ रिकॉर्ड हुआ हुआ है जल्दी बताओ, कौन से साल में रिकॉर्ड हुआ हुआ है, जल्दी बताओ कौन से साल में रिकॉर्ड हुआ हुआ है? 2024 में, ऐसा ही है 2024 में, जबकि पर्टेन कहां से करता है? 23 से। अच्छा मैंने ये डिटेक्ट कैसे किया? मैंने कहा यार मेरे पास इस कंपनी की नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज ऑफ द कंपनी है कि ये कंपनी लॉयर को रिटेनरशिप पे रखती है, यानी अपने पैनल पे रखती है। तो मेरा दिमाग चला यार अगर लॉयर को रिटेनरशिप पे रखती है तो चाहे उसको पैसे दे या ना दे, अप्रूवल तो होना चाहिए ना, कि वो आपके डिस्पोजल पे अवेलेबल है ना, जब भी आप उसको कॉल करें, जब भी आप उससे मशवरा लेना चाहें वो देगा, ऐसा है। जल्दी बताओ क्या ये नॉलेज ऑफ द कंपनी या नॉलेज ऑफ द बिजनेस से मुझे पता लगा, हाँ या ना में जवाब दो। नॉलेज ऑफ द बिजनेस से मुझे पता लगा यस, देयर कैन बी द पॉसिबल अप्रूवल, होना चाहिए, होना चाहिए। चलें एक और एग्जाम्पल। हमने कहा एक कंपनी है, सही है जी, उसने जो है 6 महीनों का रेंटल अरेंजमेंट किया हुआ है,
यस बिल्कुल ऐसा ही है हसान। अच्छा, रेंटल अरेंजमेंट किया हुआ है 6-6 महीने का, उसकी ब्रांचेज हैं। अच्छा यार, नॉलेज ऑफ द बिजनेस से मेरा दिमाग ये कह रहा है यार, कुछ हो ना हो इसका अप्रूवल होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन है मेरी, इसका अप्रूवल होना चाहिए। क्या कहते हो? एक्सपेक्टेशन है मेरी। क्या मेरी एक्सपेक्टेशन गलत है? क्या मेरी एक्सपेक्टेशन गलत है? नो, बिल्कुल सही है। नॉलेज है भाई, होना ऐसे मतलब अनयूजुअल है कि ना हो। तो पता है नॉलेज ऑफ द बिजनेस पे मैं ये सवाल करता हूँ बच्चों से कि इसका अप्रूवल कहाँ है, ये दिखाओ। तो बच्चा बोलता है सर अप्रूवल वो तो हमने देखा ही नहीं। मतलब वो इनकम्प्लीट है। मतलब वो क्या है, जल्दी बताओ। मतलब वो क्या है? इनकम्प्लीट है। ऐसा ही है। यानी 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 कहने का मतलब ये है कि क्लाइंट ने जानबूझ के एक्सपेंस नहीं बुक किया ताकि इस साल का प्रॉफिट ज्यादा आ जाए। एग्री करते हो? एग्री करते हो? यस। तो आप क्या ये लिख सकते हो कंप्लीटनेस ऑफ अक्रूवल के प्रोसीजर में, वी विल असेस दैट वेदर द पॉसिबल अक्रूवल्स दैट शुड बी बुक्ड हैव बीन बुक्ड बाय कंसीडरिंग द नॉलेज ऑफ द बिजनेस। ऐसा ही है। यस। पता, बात समझ आती है? अच्छा, क्या आप इस साल की अक्रूवल की लिस्ट को लास्ट ईयर की अक्रूवल की लिस्ट से मैच कर सकते हैं? हाँ जी। जो प्रोबेबली लास्ट ईयर बुक किए थे इस साल तो बुक करने चाहिए ना। और फिर वही हमारा जो घिसा पिटा प्रोसीजर होता है कि मैनेजमेंट से आप लिस्ट ऑफ अक्रूवल ले लेंगे और मैच कर लेंगे टोटल टू दी एफएस। एग्री? ये देखें, ये रहा list is prepared by the client company. Check calculation and additions of mathematical accuracy. Check the amounts in the listing against the balance in the relevant main ledger expense account and ensure the amounts are same. वो बोल रहा है मैच कर लेना, ट्रेस कर लेना, वही वाली बातें सारी बताई हैं मैंने। आगे देखें, where invoices have been received or payments made after the year end, confirm that the amount appears reasonable in relation to this evidence. ये वाली बात समझ आ रही है कि ईयर एंड के बाद अगर इनवॉइस आ गई है या आपने पेमेंट की है तो आप रीजनेबलनेस चेक कर सकते हैं कि बाद में कितनी पेमेंट हुई, मैंने अक्रूवल कितना बुक किया हुआ था। क्या उससे एक्यूरेसी पता लग सकती है? देखो पर मंथ वाली 90,000 वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही जो मैंने बताई। आगे सुने, कंपेयर द लिस्ट ऑफ अक्रूवल्स विद द लिस्ट दैट वाज प्रिपेयर्ड द सेम डेट इन द प्रीवियस ईयर। क्या ऐसा हो सकता है? और फिर मैं इंक्वायर कर सकता हूँ कि क्या आपने क्यों वाला अक्रूवल बुक नहीं किया जो इस साल है, या तो आपने उस चीज को हटा ही दिया है। पास पेमेंट्स को नहीं देखेंगे सर? पास पेमेंट्स को, पास पेमेंट्स मैं तो अभी ये देख रहा हूं ना कि मेरे अक्रूवल जो लायबिलिटी बुक हुई है, जो पे नहीं हुई है, वो सही है या नहीं। व्हाई आई एम लुकिंग एट द पास पेमेंट? वो ये नहीं बात समझ आ रही। मैं तो अभी देख रहा हूँ ना जो अभी मेरा अक्रूवल है, क्या वो सही बुक हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ है, कंप्लीटली बुक हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। देन व्हाई डू आई बॉदर अबाउट द पास पेमेंट? शैलिल कहना है पे कर दिया करंट में तो 80 पे कर दिया तो कहानी खत्म हो गई ना। मैं तो कह रहा हूँ जो पे नहीं हुआ, जिसका एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ। सही है सर। अगर करंट अक्रूवल बुक हुआ है तो उसकी पेमेंट हुई नहीं अभी तक, फिर फ्यूचर को कैसे देखेंगे? यानी फिर अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। देखें, ऐसा सिंपल बात, 31 दिसंबर पे अगर मैंने अक्रूवल बुक किया तो उसकी पेमेंट कब देखूंगा मेरी जान? इसी साल देखूंगा या अगले साल देखूंगा? मतलब लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्सिक्वेंट की बात कर रहे हैं ना जानी। हम पागल हैं कि हम बोल रहे हैं कि आज रिकॉर्ड हुआ है, पेमेंट नहीं हुई, आज ही देख लूंगा। कैसे देख सकता हूं? अगले साल की बात कर रहा हूं ना। तो अगले साल देखूंगा ना। तो पास पेमेंट्स क्यों लिख रहे हो जानी? पास पेमेंट्स क्यों लिख रहे हो? बात समझ आ रही है ऐसा? मतलब पास पेमेंट तो नहीं कहो ना, आप बोलोगे सब्सिक्वेंट पेमेंट्स देखूंगा। सही है। आगे ये वाली बात समझ आती है? रीड कर रहा हूं, से तुम लोग बताओगे। रीड द लिस्ट ऑफ अक्रूवल्स फॉर कंप्लीटनेस बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स नॉलेज। क्या ये बात समझ आती है? बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स नॉलेज, कि सेंस लगाओ कि क्या कुछ ऐसा है जो होना चाहिए, जो तुम्हारी नजर में होना चाहिए, है नहीं। ओके आगे, relate items of the list of approval to other audit areas such as बैंक confirmation letter। अच्छा, जब बैंक confirmation आती है ना तो साथ में वो लिख के देता है, प्लीज सुनिएगा, ये इसको मैं दे दूंगा आपको, आप कॉपी कर लीजिएगा। साथ में आपको लिख के देता है वो, साथ में आपको लिख के देता है वो कि यार हमने इतने इतने बैंक चार्जेस काटे हुए हैं।
तो मुझे आप एक बात बताओ, जब बैंक चार्जेस काटे हुए क्या उसका एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए? हाँ जी, क्या उसका एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए? हाँ, अगर बुक हुआ है तो फिर ना आप सिर्फ कंप्लीटनेस ढूंढ रहे हैं, आप कंप्लीटनेस को ढूंढ रहे हैं। ऐसे बाज़ औक़ात आपको पता है ना, ऐसा होता है बैंक चार्जेस काट लेता है, अक्रूवल भी नहीं बुक होना चाहिए, एक्सपेंस बुक होना चाहिए सीधा सीधा, और आपको पता नहीं होता। ऐसा होता है, तो वो मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो वो रिकॉर्ड करवाओगे ना, पर ये सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस की तरफ जा रहा है। ऐसा है? जल्दी बताओ। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग चार्जेस होते हैं ना उसके। सर जब एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटेंटिव परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू डेवलप करने वाले प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते? करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं मास। हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एनालिटिकल जब करते हैं तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। पर उसका यहाँ से क्या ताल्लुक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं? मास ये बताओ, इससे क्या ताल्लुक है जो अभी हम कर रहे हैं? इससे तो कोई उसका मतलब ना हाथ पाँव ना पैर ना कुछ भी नहीं मिलता। आप ये कर सकते हो कि आप एक्सपेक्टेड अक्रूवल्स निकाल लो, यानी आपको ये बात पता लग गई है कि मैंने रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है। तुम लोग मुझे बताओ जल्दी, मास की बात पे जवाब देते हैं। अगर तुम लोगों को पता है कि मैंने 6-6 महीने का रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है और आपकी एग्रीमेंट डेट एंडेड हुई थी अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने का अक्रूवल बुक होना चाहिए? 3 महीने का। तो क्या आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के रिकॉर्डेड वैल्यू से मैच कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब्सटेंटिव यूज कर सकते हैं ना अपना, और जब आपका आंसर मैच हो जाएगा आपको एविडेंस मिल गया। सब मतलब से वही करते हैं ना प्रीवियस ईयर से कंपेयर। नहीं जानी, देखो तुम बहुत रट्टा लगाते हो तुम लोग, मतलब सर वही करते हैं ना कि प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया इसलिए पूछा। नहीं देखो यार, तुम एनालिटिकल प्रोसीजर इसलिए नहीं कर रहे हो, ये देखो दो अलग चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन में ये है ना कि एनालाइज करना, तो एनालाइज तुम यहाँ पे इसलिए कर रहे हो उसकी कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए। तुम्हें कोई प्रोसीजर अगर मैं कंपेयर करने को कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सिर्फ एनालिटिकल में वो कर सकते हो, यहाँ पे भी एनालाइज कर रहे हो ना, तो दैट डजेंट मीन कि तुम सिर्फ स्टार्ट ऑफ द ऑडिट पे कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो। मास तुम्हारा सवाल में समझ गया, बात समझ आ रही है? लाजमी नहीं है कि तुम सिर्फ एनालिटिकल में स्टार्ट ऑफ द ईयर पे करो, वो तो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे सब्सटेंटिवली कंपेयर कर रहे हो पिछले साल की लिस्ट से। तो ऐसे तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो तुम याद करो, मैंने जब तुम्हें रिलेटेड पार्टी सिखाया था तुमने उसमें भी पिछले साल की आरपी से कंपेयर नहीं किया था? हाँ जी, तुम लोगों ने आरपी को किया तो नहीं किया था कंपेयर, तो क्या वो एनालिटिकल प्रोसीजर था? हाँ, अगेन सब्सटेंटिव है यार, एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, सही है, कंप्लीटनेस को देखने के लिए, तो दोनों को मिक्स नहीं कर रहे। सर तो बैंक हमेशा खुद ही अकाउंट से डिडक्ट नहीं कर लेगा चार्जेस? तो बेटा मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना, बैंक अगर हमेशा खुद अपने अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा चार्जेस, हम भी यही कह रहे हैं कि कर लेने चाहिए उसको। और अगर बैंक कंफर्मेशन लेटर में आ गया आपके पास कि यस हमने चार्जेस डिडक्ट कर लिए हैं, आप सिर्फ देखो कि एक्सपेंस बुक हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ, सही है। मैं कह रहा हूँ ना, वो लायबिलिटी से रिलेटेड उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया हो, इतनी बात है। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, यहां तक क्लैरिटी है? अक्रूवल तक, अक्रूवल टोटल एक्सपेंसेस एनालिटिकल नहीं भाई, यहाँ पे एनालिटिकल जो है वही है, इससे आगे नहीं। चलें जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। एक आध सवाल दूंगा वो भी बहुत खतरनाक होगा, तो करके आ रहे हैं, करके आओगे? जल्दी बताओ। आज फिर देता हूं सवाल एक। चलें, डन हो गया, ओके, हाफिज। रिपोर्ट भी डाल दूं? बताओ, फरमाइश पे रिपोर्ट डालनी है नहीं डालनी, जल्दी बताओ। रिपोर्ट डालनी है? यस, चलो ओके, कर लेते हैं, डन, हाफिज।